सुर्खियों के बाद अब सीधे नजर डाल लेते हैं अखबारों पर कि अखबारों में आज कौन कौन सी जो ऐसी खबरें हैं जिसको प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया है। अमर उजाला की अगर सबसे पहले बात करूं तो किसी झांसे में नहीं आने वाला मेरा काम बोलेगा। अखिलेश यादव ने इसे अपनी बात में कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरा काम जो है वो बोलेगा। वहीं पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर दिल्ली में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने देखा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जो परिजन है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ जब राहुल गांधी मिलने के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे तो वहां पर भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। अब दैनिक भास्कर का यहां मैं रुक कर लेती हूं। दैनिक भास्कर में बड़ी खबर के तौर पर लिया गया है पाक फायरिंग में 2 घायल, हजारों मकान हुए खाली और स्कूल बंद है। जी हां, जो आसपास के इलाके हैं वहां पर स्कूल को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, लेकिन मकान भी खाली हो रहे हैं लगातार, जिस तरह से हम देख रहे हैं। और इसी के साथ अगर तीसरे अखबार की तरफ मैं आगे बढ़ूं तो दैनिक जागरण जो है उसमें अखिलेश यादव के ही बयान को प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया है कि मैं तो रथ पर निकल रहा हूं, आगे पार्टी और जनता जाने। अखिलेश यादव ने कल ये बात कही और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लगता है कि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली जो उनकी रथ यात्रा है अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत की नींव इसी के साथ वो रखेंगे। वहीं दैनिक जागरण में ही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर लिया गया है पूर्व सैनिक की आत्महत्या को भुनाने में जुटा है विपक्ष। जिस तरह से लगातार इसको लेकर के सियासत चल रही है, गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, केजरीवाल लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या ये तानाशाही रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम जनसत्ता का रुख करें, जनसत्ता में आज कौन सी बड़ी खबर को यहां पर तवज्जो जो है वो दिया गया है, तो मीडिया के लिए विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आज के दौर में जब समाचार और सूचनाओं को की जो बाढ़ है वो आई हुई है, तो मीडिया के लिए विश्वसनीयता बनाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। मीडिया प्रतिष्ठानों के लिए इसे बनाए रखना जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से ये जो बयान है, जब इंटरव्यू लिया गया था तो उसमें ये बात कही गई थी। तो ये थी आज की जो प्रमुख ऐसी खबरें हैं जिसे हेडलाइंस के तौर पर अखबारों ने अपने पेपर पर जगह दी है। लेकिन उसी के साथ कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालें तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की ही करेंगे, क्योंकि उनकी आज रथ यात्रा निकलने को तैयार है। अब से करीब घंटे बाद रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। इस रथ यात्रा के जरिए अखिलेश प्रदेश की जनता को जहां अपनी सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे, तो वहीं इसके बहाने समाजवादी कुनबे की कला भी अब थमती नजर आ रही है। शिवपाल और मुलायम के इस रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर के जारी सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। अखिलेश ने शिवपाल को रथ यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा तो शिवपाल और मुलायम का दिल भी पसीज गया और खबर है कि बुधवार रात शिवपाल और मुलायम ने बैठक की और उसके बाद तय किया गया कि दोनों आला नेता अखिलेश की रथ यात्रा में शामिल होंगे। और वहीं सपा कार्यकर्ताओं में भी विकास रथ यात्रा को लेकर के खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आज विकास से विजय की ओर जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, उसमें हम लोग सब आए हुए हैं दूर दूर से और काफी रात से हम लोग चले हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको सफल बनाने के लिए हम लोग तमाम से गाड़ियां माननीय यासिर साहब के नेतृत्व में आए हुए हैं बहराइच से और काफी संख्या में, और ये यात्रा सफल होगी। और इसी के साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाएंगे कि कौन कौन सी आज के कार्यक्रम में अखिलेश यादव का आज क्या क्या कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे लॉ मार्ट मैदान जनपद लखनऊ के से रथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। इसके साथ मुख्यमंत्री का स्वागत सुबह 9 बजे लामार्ट कॉलेज पर होगा और 9:15 पर सीएमएम चौराहा गोमती नगर, 9:30 बजे पत्रकारपुरम चौराहे पर संबोधन होगा। 10 बजे हुसडिया चौराहा से शहीद पथ होकर के अहमिया चौराहे पर एक संबोधन दिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। तो आज रथ यात्रा की शुरुआत तकरीबन 9 बजे से हो रही है और 10:15 पर तेलीबाग रायबरेली चौराहे पर स्वागत होगा वहां पर और 10:30 बजे अमौसी चिलवा संबोधन होगा। 11 बजे सरोजनी नगर संबोधन और 11:30 बजे बंथरा संबोधन। और
अगर हम 11:45 की बात करें तो यहाँ जिनाबगंज चौराहा स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत होने वाला है और 12:30 बजे सोमराव मऊ उन्नाव में उनका स्वागत होगा और 12:45 पर आशा खेड़ा स्वागत होगा और 1 बजे नवाबगंज में स्वागत होगा और 1:30 बजे अजगैन चौराहा स्वागत वहां पर होगा और 1:45 पर चमरौली स्वागत होगा। 2 बजे अगर हम बात करें तो वशीरतगंज संबोधन होगा और 2:30 बजे दही चौकी संबोधन होगा। 2:45 पर ओवरब्रिज बाईपास स्वागत और 3:45 पर आजाद चौराहा मोड़ पर स्वागत होगा और वहीं 3:45 पर स्टेडियम शुक्लागंज में स्वागत होगा और 4:45 प्रस्थान स्टेडियम, 5 बजे सैजनी मोड़ पर स्वागत होगा और 5:15 पर मगरावाड़ा, 5:30 बजे करोल मोड़, 5:40 पर आदर्श नगर पुलिया पर इनका स्वागत होगा और 5:45 पर गांधीनगर तिराहा पर स्वागत और वहीं 6 बजे छोटा चौराहा संबोधन। 6:15 पर बड़ा चौराहा संबोधन और 6:20 पर IBP चौराहा स्वागत और 6:25 पर आवास विकास स्वागत होगा। तो सीएम अखिलेश का ये विकास रथ जो यात्रा आज होने वाली है उसकी ये पूरी तैयारी जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और समझने के लिए कि ये यात्रा का हम क्या मतलब निकाले, चुनावी मैदान में इसका कितना ज्यादा फायदा होगा, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो एपीएन पर आपका स्वागत और आपसे जानना चाहेंगे कि ये रथ यात्रा निकल रही है, तकरीबन 9 बजे इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के अखिलेश यादव जो है इस रथ यात्रा में निकल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, यूपी चुनाव में सब रथ यात्राओं की राजनीति शुरू हो चुकी है और अखिलेश के पास सबसे बड़ा मुद्दा है उनके द्वारा कराया गया विकास कार्य। वो जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर जाना चाहते हैं, परिवारवाद से अलग, बिल्कुल जमीनी लेवल पे जो उन्होंने काम किया उसको वो जनता के सामने ले जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्थापना दिवस से 2 दिन पूर्व रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जी। उन्होंने नया गेम प्लान ये किया कि कल शिवपाल यादव को एक पत्र लिखा और उन्हें आमंत्रित किया। शिवपाल यादव बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और वो रथ यात्रा में शामिल होंगे। कुल मिला जुलाकर अगर आपको पूरा सिनेरियो बताया जाए और जनता को ये बताया जाए तो ये सीधा सीधा है कि जो भी है सपा के पास कोई फेस नहीं है और वो फेस सिर्फ अखिलेश यादव है। इसलिए कैंडिडेट भी जानते हैं कि अखिलेश यादव के दम पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो आपसे समझना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने ये भी बात लिखी है कि मैं रथ यात्रा पर निकल रहा हूं, आगे जनता जाने पार्टी जाने। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव अपने आप को अब सर्वोपरि मान करके चल रहे हैं? जो पिछले अगर हम बैठक की बात करें तो उसमें उनको एक जीत मिली थी कि शिवपाल यादव को लेना है या नहीं लेना है, या बाकी जो मंत्रियों को आपने बर्खास्त किया है उन्हें वापस लेना है या नहीं लेना है, ये सारी जिम्मेदारी और सारा हक जो है अखिलेश यादव को दे दिया गया था, क्योंकि बैनर पे भी हम शिवपाल यादव को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने तो ये इसकी पटकथा 2 महीने पहले ही लिख दी थी जी। उन्होंने ये घोषित कर रखा है कि सपा में सरकार में सबसे बड़ा चेहरा वो है। अभी हाल का उदाहरण आपने देखा होगा कि शिवपाल यादव ने कैबिनेट मंत्री पवन पांडे को बर्खास्त कर दिया पार्टी से, लेकिन निष्कासित कर दिया, लेकिन अखिलेश ने उन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव का उन्हें कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे सपोर्ट मिल रहा है। मीडिया के सामने कुछ और दिखाया जा रहा है और हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बिना मुलायम सिंह की परमिशन के, बिना मुलायम सिंह की सहमति के अखिलेश यादव कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। कुल मिलाजुला के ये सियासी जो प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है जी। ये पब्लिक को दिखाने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जो रथ यात्रा की तैयारी हुई, जो बनारस और आसपास के जिलों या पूर्वांचल जिसको लेकर सबसे बड़ा रार हुआ, मुख्तार अंसारी हो या फिर जितने बाहुबली हो या अतीक अहमद हो, जिनको लेकर ये सारी बगावत और सारी विवाद की स्थिति पैदा हुई, या फिर गाजीपुर के वो 2 मंत्री हों या बलिया के 1 मंत्री हों, उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए कल ही रवाना हो चुके हैं जी। तो कुल मिला जुला के ये है
कि अखिलेश यादव ने ये बता दिया है कि उनसे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच सकता, उनसे बड़ा सपा में कोई चेहरा नहीं है। जो है वो है, जिसको रहना है उनके साथ रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो अपना साइड लाइन हो, जो वो तय करेंगे वही पार्टी की नीति होगी, रीति होगी। बिल्कुल। और पिछले कुछ वक्त में अभिषेक जी ये भी हमने देखा है कि जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने यहाँ पर किया है। अभिषेक जी जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी पर और भी आपसे बातचीत होगी, लेकिन वहीं पर हमारे साथ हमारी संवाददाता अनामिका भी जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। अनामिका, आज के कार्यक्रम पर आपसे सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे। देखिए किरण, समाजवादी पार्टी के दो जो बड़े आयोजन है उसमें जो अखिलेश की रथ यात्रा है, जो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश की रथ यात्रा ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है अखिलेश यादव का, वो आज जो है इसकी शुरुआत आज हो गई है। हालांकि मैं इस वक्त लामाड़ ग्राउंड में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर कल से ही कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था और अभी भी आधा ग्राउंड लगभग आधे से ज्यादा ग्राउंड भर चुका है। ये बात अभी तक अखिलेश यादव लामाड़ ग्राउंड में नहीं पहुंचे हैं। और इस बीच खबर ये भी है कि शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये अगर बात करूं मैं मौजूदा माहौल की, तो फिलहाल अखिलेश की रथ यात्रा निकलने की पूरी तैयारियां हो चुकी है लामाड़ ग्राउंड। अनामिका, और किस तरह की तैयारी नजर आ रही है सुरक्षा की दृष्टि से भी, और वहां पर क्या शिवपाल यादव के समर्थक भी मौजूद हैं या सिर्फ अखिलेश यादव के समर्थक ही नजर आ रहे हैं? देखिए, बात करें तैयारियों की तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की गई है उनकी, तो जिन रूटों से अखिलेश यादव की रथ यात्रा निकालने वाली है उन रूट के सभी स्कूल कॉलेज कर दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ आज सुबह से ही बल्कि कल देर रात से ही भयंकर जाम जो कह सकते हैं हम, मतलब उसकी स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि सड़क जो है लखनऊ की आधी सड़कें जाम हो चुकी है। जी अनामिका, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभिषेक जी के पास यहाँ पर मैं चलूंगी। अभिषेक जी, हमने देखा है अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पर शिवपाल यादव को लिख करके भेजा पत्र और न्योता दिया कि आप आकर के शामिल होइए रथ यात्रा में। उसके बाद देर रात ये बैठक होती है, कहीं ना कहीं कलह थमती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी दूरियां जरूर बनी हुई है क्योंकि बैनर पे नाम नहीं है, या फिर अगर हम देखें यहाँ पर कई सारे जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो उसमें भी कहीं जिक्र मुलायम सिंह यादव तक का नहीं है, कहीं जिक्र शिवपाल यादव तक का नहीं है। क्या अब ये माने कि पूरी तरह से अखिलेश यादव ने पार्टी पर एक अपना हक, एक अपना कब्जा किया है? अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राम गोपाल यादव इस पर जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो परिपाटी है, इसकी पटकथा पहले ही 2 महीने पहले ही लिख दी गई थी। राम गोपाल यादव जी कहीं ना कहीं इसके पीछे थे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने के पोस्टरों से जिस प्रकार से शिवपाल और मुलायम सिंह यादव गायब हुए, कहीं कहीं मुलायम सिंह यादव तो दिख भी जा रहे हैं लेकिन शिवपाल यादव पूरी तरह से गायब हैं। यहां तक कि जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने भी अखिलेश को लेकर ही पोस्टर लिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि वाराणसी से एक अखिलेश सेना का गठन हुआ था, आपको संज्ञान में होगा। अखिलेश सेना भी काफी तादाद में अखिलेश के नाम लिखे हुए टी शर्ट के साथ वहां रवाना हुई है। ये पहली बार ऐसा पार्टी में हुआ है, समाजवादी पार्टी में, जब मुलायम सिंह यादव के बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी संगठन का गठन हुआ जी, और उसकी शुरुआत वाराणसी से की गई। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने ये पूरी तरह से दिखा दिया है कि मैं जो हूं सर्वोपरि हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा वही पार्टी में होगा। बिल्कुल। कुल मिलाजुलाकर यूपी की चुनाव की जो कहानी है वो एक नई तरीके से गढ़ी जा रही है। अभिषेक जी जुड़े रहिए। अनामिका हमारी संवाददाता लगातार मौके पर बनी हुई हैं और वहीं से हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। अनामिका, ये रथ यात्रा शुरू होने वाली है, कहीं ना कहीं एक कलह भी थमती नजर आ रही है, दिल पसीजा है मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव का, और बुलाया गया है तो आने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई हम माने कि एक साथ होकर के, एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? अनामिका, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो अनामिका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम दोबारा से उससे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी, सीधा सा एक बात समझने वाली हो जाती है कि
एक महागठबंधन की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन इस महागठबंधन में हमने देखा है अखिलेश यादव ने बहुत जोर नहीं दिया। मुलाकात या फिर उसको लेकर के पत्रकारों में कोई बातचीत हो या फिर मंच से जाकर के महागठबंधन को लेकर के कुछ कहा हो, लोहियावादी विचारधारा को लेकर के कुछ कहा हो, ऐसा नजर नहीं आया। तो क्या यहां पर मनभेद अब धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे हैं? जी, मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। जैसे नीतीश कुमार कल पटना में साफ कर चुके हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने छठ पूजा का हवाला देते हुए और अन्य चीजों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया और सारी चीजें। दूसरी चीज है, आपने महागठबंधन में एक राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी, अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी ने पोस्टर बनाए हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी के युवाओं को रोजगार चाहिए, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य चीजें नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो पहले ही आपस में खींचतान चल रही है जी। और अखिलेश को पता है कि इस महागठबंधन का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस में भी इस बात को लेकर स्थानीय स्तर पर, संगठन स्तर पर विरोध है जी। वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिने। महागठबंधन में आने से हो सकता है कि उसकी सीटें बढ़ जाएं, लेकिन संगठन स्तर पर वो पूरी तरह से टूट जाएगी। और राहुल गांधी एक कॉन्फ्लिक्ट तो जो आपने बताया, एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम बिहार की बात करें, वहां पर भी मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे कि महागठबंधन हम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम उतरेंगे और एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातचीत हुई, सीटों को लेकर के ऐसी खींचतान नजर आई कि उन्होंने अपने जो पैर हैं वो पीछे खींच लिए थे। क्या ऐसा लग रहा है कि वापस ये महागठबंधन यहाँ पर हो पाएगा या पूरी तरह से दूर की कौड़ी एक नजर आती है? देखिए, महागठबंधन का नाम भले दे दे, लेकिन ये यूपी में दूर की कौड़ी है। नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं वो 2017 को नहीं देख रहे हैं, वो 2019 को देख रहे हैं जी। और उन्हें पूर्वांचल के 127 सीटों में से 35 सीटों पे उनकी नजर है, जहां पे कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है जो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन आखिरी वक्त पे तोड़ा था बिहार में, उसको नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार ने कि वो महागठबंधन के साथ नहीं जाने वाले। राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 27 साल यूपी बेहाल नारे का क्या होगा, वो जनता में ये कैसे बताएंगे, उस खाट सभा का क्या होगा जो उन्होंने निकाली जी। आपको मैं एक छोटा सा फिगर बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में 2012 में 100 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 28 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। वर्तमान में इन्होंने जो खाट सभा की, इन्होंने 200 प्लस सीटों से प्रचार किया, 2500 किलोमीटर की यात्रा की जी। तो जो ये इनकी मेहनत है, ये महागठबंधन से कहीं ना कहीं फेल नजर आएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सीटों में कुछ न कुछ इजाफा होगा, लेकिन महागठबंधन होने से आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को का बेस वोट बैंक जो है वो स्वीकार नहीं कर पाएगा इस गठबंधन को जी। तो कुल मिलाकर यह कहें कि महागठबंधन का खेल भाजपा पहले ही खेल चुकी है। भाजपा जैसी, भारतीय समाज पार्टी जैसी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल जैसी पार्टियों को अपने साथ लेकर, जिनका यूपी की राजनीति में एक निर्धारित वोट बैंक है जो 5% से लेकर 25% तक हर सीट पे प्रभावित करते हैं जी। असली लड़ाई जो होनी है वो मुस्लिम मतों को लेकर होनी है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम मतों का पोलराइजेशन कहीं ना कहीं इस बार बसपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सपा की रार मुस्लिम मतदाताओं को भटका रही है। तो उत्तर प्रदेश जो है ना, एक सियासी तिकड़ी में उलझता जा रहा है। कुल मिलाजुला कहें कि ये कहीं भी क्लियर कट मेजॉरिटी की बात हम अभी सोचें तो ये संभव नहीं दिख रहा है। अगर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी बनाई होती, उसके साथ आगे बढ़े होते, तो शायद युवा वर्ग जो है उनके साथ जुड़ चुका होता। लेकिन हम फिर उसी वाद की राजनीति में, धर्म की राजनीति में, क्षेत्र की राजनीति में,
बाहुबलियों की अभिषेक राजनीति जी, में उत्तर प्रदेश आपसे उलझ आज चुका की है। रथ यात्रा पर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि आज की जो रथ यात्रा निकल रही है, ये रथ यात्रा कितनी ज्यादा, क्योंकि काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली, जनता बहुत अच्छे से समझी है सपा सरकार को कि सपा सरकार ने अगर अपने घर में ही सही से मेलजोल नहीं रखा है, एकजुट वो नहीं है, तो क्या वो प्रदेश को चला पाएंगे। लेकिन इसका एक फायदा अगर हम कहें तो अखिलेश यादव को भी हुआ होगा, एक सिंपैथी यहां पर मिली होगी। ये मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रही हूं, विपक्ष ने भी कई बार इसको लेकर के निशाना जो है वो साधा है, तो आज की रथ यात्रा से क्या डैमेज कंट्रोल हो सकता है? जिस तरह से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जो है तीनों मिलकर के इस रथ यात्रा में शामिल होंगे, वो पहुंचेंगे लोगों के बीच। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि टूटा हुआ शीशा कभी जुड़ता नहीं है। आप उस पर कुछ भी लगा लें, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी में जो दरार आ चुकी है, हम जनता के सामने साथ में जाएं चाहे अकेले जाएं, उसका कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। जनता है, सब जानती है इसको क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है और क्यों करना है जी। वो सारी चीजों की तैयार करके रखती है। और उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आप स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि यहाँ कोई भी सियासी गणित लगाना बहुत आसान नहीं है। आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। सुबह को कोई और घटना होती है राजनीतिक और शाम को कुछ होती है। तो पब्लिक ये सब जानती है कि आप एक बार आप आपस में मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, मंच पे हाथापाई कर लेते हैं, एक आदमी एक नेता आपके पक्ष को निकालता है, आप उसके पक्ष पे कार्रवाई करते हैं। तो पब्लिक के बाद आप बाद में जाएं और कहें कि हम एक फैमिली के हैं, हम एक साथ हैं, तो क्या जनता परिवारवाद के लिए है? मतलब आम जनता में कहीं ना कहीं इस विवाद का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। मैंने पहले भी कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अलग राह चुन ली होती तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश चुनाव कुछ और कहानी लिखता, अखिलेश के साथ सिंपैथी जुड़ती। लेकिन आप उसी रथ पे फिर सवार हो रहे हैं जिस रथ के लिए आपने रथ पर आप बगावत हुई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि जनता आपके साथ जुड़े? हाँ, ये है कि युवा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतिशत युवा अखिलेश के साथ हैं, वो अखिलेश के लिए रहना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि थोड़ी पैठ यहाँ पर अखिलेश यादव की जरूर है, लेकिन डैमेज कंट्रोल अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि रथ यात्रा के जरिए किस तरह के मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने रखे जाएंगे और शिवपाल मुलायम सिंह यादव का शामिल होना ये कितना ज्यादा पॉजिटिव साइन जनता के बीच में जाता है सपा को लेकर के। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सपा सरकार के अंदर में आज की जो रथ यात्रा है इसको लेकर के लोग क्या समझे, किस तरह से इसे देखा जाए रथ यात्रा को, ये हमें बताने के लिए वहीं अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई थी, उनका भी शुक्रिया। अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां के जंतर मंतर पर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के मामले पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड के मामले पर बुधवार को दिन भर सियासी संग्राम चला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में कूद पड़े और दिन भर दिल्ली में सियासत हावी रही। पूर्व फौजी के परिवार से मिले अस्पताल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिलने नहीं दिया गया। इन तीनों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को पुलिस ने छोड़ दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आरके पुरम थाने में रखे गए थे और रात तकरीबन 11:30 बजे पुलिस ने केजरीवाल को भी रिहा कर दिया। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आरके पुरम थाने के बाहर जमा थे और रिहा होने के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला है और उन्हें सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को 2 बार हिरासत में लिया गया और अंततः देर शाम जब पुलिस ने राहुल गांधी को छोड़ा तो राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ओआरओपी पर सैनिकों से वादा पूरा नहीं किया। राहुल ने कहा कि शहीद के परिवार वाले उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस बीच मृतक पूर्व सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव भिवानी भेज दिया गया। हालांकि इस मामले पर सियासत का दौर आज भी गरमाया हुआ है और आज सुबह की इसकी शुरुआत उस वक्त हुई है जब टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। तो पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दल जहां इस मामले में केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया।
फैमिली इज वेरी अपसेट। एक तो अपसेट तो है बिकॉज इनका पिताजी चला गया, 5 लड़का से बात हुआ, 2 sisters, they're very upset because the father who they looked up to as their guru, and all of us look up to our father as guru. Plus क्या हो गया, जो हुआ कल का जो बिहेवियर था, ये जो डिटेल्स हमको बताया, वो ही दुख की बात है। that they were treated very badly and they're very upset. सर कल जिस तरीके से सारी घटनाएं घटी उसके बाद ये तो it should not have been handled like that. वो अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी, सिसोदिया जी going to the family में जाने से what is wrong? We are public representatives में जा रहा है कंडोलेंस देने, और फैमिली क्या गलती किया? देखिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल इंतजार में रहते हैं कि कहीं दुख हो, उस दुख में सियासत की दुकान कैसे चला ले। चाहे कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, उसके दुख में शामिल होने नहीं जाते, बल्कि उसके दुख के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। देश उनको कभी क्षमा नहीं करेगा इस काम के लिए। अरे राजनीति करना है, 2 हाथ कीजिए, राजनीति में आइए, राजनीति में मुद्दों के साथ आइए। लेकिन आप कोई व्यक्ति, किसी घर में एक व्यक्ति का देहांत हो जाए और ये राजनीति करने पहुंच जाते हैं। जो शहीद बॉर्डर पर शहीद होते हैं उसके घर ये नहीं जाते। तो पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दल जहां इस मामले में केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है। कल आरएमएल अस्पताल में नेताओं की भीड़ रही थी, वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, सीएम केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे, और इससे पहले मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्त में लिया गया था। और उसके बाद मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया गया, राहुल गांधी को 2 बार गिरफ्तार किया गया और देर शाम उन्हें भी रिहा कर दिया गया। सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था, मिलने के लिए पहुंचे थे परिजनों से, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें रिहा किया गया तो केजरीवाल ने सवाल पूछा कि अगर हम परिजनों से मिलते हैं तो क्या यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से तानाशाही रवैया अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर ठीकरा फोड़ा है। केजरीवाल ने कहा है कि पूर्व सैनिकों से माफी प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लेकर के जो वादा केंद्र ने किया था वो वादा पूरा नहीं किया है, और इसके लिए माफी प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को मांगनी चाहिए। तो आपको बता दें, इसको लेकर के सियासत लगातार चल रही है। कल भी सियासी दौर लगातार चला है, गरमाया हुआ था। आज भी कुछ इसी तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जब टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा यहां पर कि परिजनों की क्या गलती थी और परिजनों को क्यों इस तरह से बंदी बनाया गया। परिजनों में जो फौजी रामकिशन है, उनके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस तरह का तानाशाही रवैया चल सकेगा। वहीं शहनवाज हुसैन ने भी विपक्ष पर जमकर हमला किया, कहा कि राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल इंतजार करते हैं कि कोई दुख की घड़ी हो और उसमें वो अपनी सियासत को चमकाएं। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में आना है, 2 हाथ करने हैं, तो हमसे आकर के आप मुद्दों को लेकर के लड़िए, लेकिन ऐसा ना हो कि दुख की घड़ी में आप किसी का मजाक इस तरह से उड़ाएं, राजनीति करें। तो सुसाइड मामले पर लेकर के सियासत हो रही है। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने के लिए शहीद फौजी रामकिशन जा रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ। इसके पहले जंतर मंतर पर भी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जो ओआरओपी को लेकर के केंद्र की तरफ से फैसला किया गया था, उसे वो नाखुश थे, और इसके लिए लेकर जब वो रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जहर खाकर के सुसाइड कर लिया और एक नोट भी वहां पर छोड़ा है, जिसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। आरएमएल अस्पताल में उन्हें लाया गया था, वहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद भिवानी उनके गांव भेज दिया गया है। लेकिन वहीं पर सियासत जिस तरह से लगातार चल रही है उसको लेकर के हैरत है, क्योंकि ओआरओपी को लेकर के पूर्व सैनिक जब भी प्रदर्शन करते रहे हैं, सियासी नेताओं से वो दूर रहे हैं, सियासत करने से वो लगातार बचे हैं। कोई भी अगर नेता उनसे मिलने के लिए उस वक्त पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई हमारी है, हम अपने तरीके से लड़ेंगे।
और आपको बता दें, इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी भी भिवानी पहुंचेंगे अंतिम संस्कार में, और भिवानी पोस्टमार्टम के बाद जो है भेज दिया गया है शहीद फौजी रामकिशन का शव, और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार है। और इसको लेकर के राहुल गांधी भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, भिवानी वो भी पहुंचेंगे, और उस पर लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सियासत लगातार जारी है। आज भी सियासी संग्राम होने के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पूर्व सैनिक ने ये बात कही थी कि ये हमारी लड़ाई है, हम अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। एक बार फिर से सुसाइड के बाद से सियासत पूरी तरह से गरमाई है ओआरओपी को लेकर। एक बड़ी दुखदनाक घटना है कि एक आर्मी के जेसीओ ने, एक्स जेसीओ ने सुसाइड किया है वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो जेसीओ है, इन्होंने सुसाइड जो की आत्महत्या की है वो वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पे नहीं की है, लेकिन इसलिए की कि उनको वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद फौजी रामकिशन का जो शव है वो पहुंचा है, और यहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से लोग उमड़े हैं वहां पर, और वहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, और दीपेंद्र हुड्डा वो पहुंच चुके हैं अंतिम संस्कार में। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद। आज अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उसके बाद से ही देख रहे हैं सियासत लगातार गरमाई हुई है। ये वो घर है जहां पर आज शव पहुंचा है, लोग पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, और वहीं राहुल गांधी भी कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। लोगों का जमावड़ा भी लगातार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ उबाल सा आ गया है। दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक के परिजनों से मुलाकात न करने को लेकर हिरासत में लिए गए राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, और वहीं राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर के कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास से राजभवन तक कूच किया है। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज करके केंद्र की अलोकतांत्रिक सरकार को चेतावनी देने की मांग राष्ट्रपति से की है। तो जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, उसको लेकर के उत्तराखंड पूरी तरह से कांग्रेस उत्तराखंड जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। नेतृत्व अंबिका सोनी के नेतृत्व में एक वहां पर मार्च किया जा रहा है। एक ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति को भेजा गया है, और उसमें लिखा गया है कि अलोकतांत्रिक तरीके से ये पूरा देश चल रहा है, इसको लेकर के एक काम किया जाना चाहिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष जंगवाल सीधे देहरादून से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जो हिरासत में लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है राजनीतिक रंग ले चुका है, और कांग्रेस सीधे तौर से बीजेपी पर यहां पर सवाल खड़े कर रही है। और अगर बात उत्तराखंड की करें तो जो उत्तराखंड कांग्रेस है पूरी तरीके से यहां पर एकजुट यहां पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी यहां पर पहुंची है, जो अंबिका सोनी के नेतृत्व में यहां पर राजभवन तक यहां पर कूच किया गया है, और राष्ट्रपति को यहां पर ज्ञापन भेजा गया है कि जो यहां पर अलोकतांत्रिक तरीके से जो केंद्र सरकार काम कर रही है, और जो केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरीके से जो कांग्रेस जो उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर यहां पर जो राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यहां पर चेतावनी दे। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से मामला अब राजनीतिक रंग ले चला है, और कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रही है। और अगर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी की बात करें तो सीधे तौर से केंद्र सरकार को लाठी वाली सरकार करार दे रही है, जिसका साफ तौर से इशारा अंबिका सोनी का यह है कि
जो कांग्रेस जो केंद्र की जो यहाँ पर मोदी सरकार है वो लाठी के इशारे पर यहाँ पर काम कर रही है और लाठी डंडों से यहाँ पर जो यहाँ पर अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहती है। और इसका उदाहरण यहाँ पर यह भी है कि राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसका एक उदाहरण यहाँ पर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ ये मामला रंग लेता है और जो यहाँ पर राहुल गांधी की जो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर सीधे तौर से मुखर होने की बात अब यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मुद्दा भी यहाँ पर ये बीजेपी को घेरने के लिए मिल गया। और अगर बात उत्तराखंड की करें तो मुद्दा विहीन जो यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही थी वो अब राहुल गांधी के बहाने एकजुट होकर यहाँ पर बीजेपी पर यहाँ पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई। और जिस तरीके से कल राजभवन कूच कर यहाँ पर कांग्रेस ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो एकजुटता है वो यहाँ पर एकजुटता जो यहाँ पर दिखाने की कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की है। और जो राजभवन कूच यहाँ पर किया गया है उसमें सीधे तौर से जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी थी और सह प्रदेश प्रभारी यहाँ पर संजय कपूर थे, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, कांग्रेस के प्रदेश बिल्कुल मनीष जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे हम बातचीत करेंगे। तो सीधे तौर पर मुद्दा विहीन थी कांग्रेस और जिस तरह से कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर की गई है उसके बाद एक मुद्दा यहां पर मिल गया है जिसमें एकजुटता भी नजर आ रही है। पाक की नापाक हरकतें थमती नजर नहीं आ रही। भारत के करारे जवाब के बावजूद सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान पाक रेंजर्स रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रहे हैं जिसकी चपेट में आकर कई नागरिक घायल हो गए हैं। और वहीं पाक की ओर से ताजा सीज फायर का उल्लंघन पुंछ सेक्टर के मेंढर इलाके में किया गया जिसकी वजह से कई भारतीय नागरिक घायल हो गए। सोमवार को हुई गोलीबारी में भी 8 लोगों की मौत की जानकारी थी जिसके बाद भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों को नष्ट कर दिया था। अभी भी सीमा पार से कई जगहों पर रुक रुक करके लगातार फायरिंग हो रही है जिसका भारतीय सैनिक करारा जवाब दे रहे हैं। मेंढर कार ने अंदर बैठे ने सा ते अचानक गोले शोले उथे पैन लग पे। फिर असा इथे एम्बुलेंस वगैरह गई, पुलिस गई। मैं अपने घर में था तो पाकिस्तान का गोला आके मेरे घर के सैन में लगा और गोले के टुकड़े जब मुझे लगे और मेरे भतीजे को लगे, मोहम्मद रफीक को। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में जहां कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर के अपनी राय अंबिका सोनी के सामने रखी तो वहीं बैठक में खुलकर सरकार और संगठन में चल रहे मतभेद भी सामने आ गए। गैर कांग्रेसियों को लाल बत्ती दिए जाने को लेकर के जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो वहीं 2012 में कांग्रेसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागियों को सरकार में ज्यादा महत्व दिए जाने को लेकर के भी बैठक में अंबिका सोनी के सामने सवाल खड़े किए गए। हालांकि अंबिका सोनी ने सरकार और संगठन में मतभेद की बात को नकारते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने अपनी बात मर्यादा के तहत बैठक में रखी है। सरकार और संगठन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी पहुंची थी उत्तराखंड और वहां पर उन्होंने बैठक ली है। सरकार और संगठन के बीच में मतभेद जरूर नजर आए हैं लेकिन अंबिका सोनी ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि मतभेद नहीं है, मर्यादा में रह करके सबने अपनी बातें रखी, अपनी समस्याओं को रखा जिसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सरकार और संगठन के बीच में हमेशा से ठनी रही है और मिशन उत्तराखंड में अब पुरजोर तरीके से उतरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है जिसको लेकर के प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी पहुंची और उन्होंने अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कई ऐसे मसले खास तौर से थे कि कांग्रेसियों के खिलाफ यहां पर बाहर से आने वाले जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसे कांग्रेस के अंदर में तवज्जो जो ज्यादा मिल रही है इसको लेकर के भी बैठक में बात सवाल जो है वो उठाया गया था। और इसके साथ ही गैर कांग्रेसियों को लाल बत्ती दिए जाने को लेकर के भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो कई ऐसी चीजें हैं, पॉइंट्स थे जिसको लेकर के अंबिका सोनी के सामने बातों को रखा गया है कि ये दिक्कतें आ रही हैं सरकार और संगठन के बीच में, इसलिए नहीं चल पा रही।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष डंगवाल सीधे देहरादून से। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे, अंबिका सोनी पहुंची, सीधे से खारिज किया कि यहां पर दिक्कत कुछ नहीं है, मर्यादा के अंतर्गत सब कुछ किया गया है। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी जो अपने दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं और कल देर रात तक उन्होंने यहां पर जो बैठकें ली हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच जो यहां पर तालमेल यहां पर गड़बड़ाया हुआ था वो बैठकों में भी नजर आया और सीधे तौर से यहां पर जो सरकार और संगठन के जो मतभेद हैं वो यहां पर बैठक में नजर आ रहे हैं। पीडीएफ को लेकर भी यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर से यहां पर जो आवाज उठ रही थी वो इस बैठक में यहां पर उठी है। हालांकि जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी है वो तमाम जो यहां पर बातें उठ रही हैं उनको कैमरे के सामने नकार रही हो, लेकिन सीधे तौर से जो बंद कमरे में जो बैठक हुई है उसमें जो यहां पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि कई अहम यहां पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस संगठन और जो यहां पर सरकार है उसमें जो मतभेद हालिया दिनों में यहां पर उजागर हुए हैं वो यहां पर इस बैठक में भी उजागर हुए हैं। और खास बात यह है कि जिस तरीके से लाल बत्तियां यहां पर प्रदेश में बांटी गई हैं उसको लेकर भी सवाल यहां पर उठाए गए हैं बैठक में कि जो नेता यहां पर हाल के दिनों में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उन्हें यहां पर लाल बत्तियां दी जा रही हैं और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर लगातार मेहनत करता आ रहा है, चाहे वो 2012 के चुनाव की बात हो, चाहे जब सरकार पर मुश्किल घड़ी थी उस समय कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हो, उन लोगों को यहां पर तरजीह नहीं दी जा रही है, उन्हें लाल बत्तियां नहीं दी जा रही हैं। और जो लोग यहां पर जिन्होंने पहले कांग्रेस को यहां पर नुकसान पहुंचाया है उन लोगों को यहां पर लाल बत्तियां दी जा रही हैं। और खास बात यह है कि जो राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के हैं प्रकाश जोशी, उन्होंने ये मुद्दा यहां पर उठाया और सीधे तौर से उन्होंने यहां पर सरकार को सवालों में यहां पर खड़ा किया है कि आखिरकार बिना यहां पर आप जांचे परखे यहां पर लाल बत्तियां बांट रहे हैं, बिना अनुभव के आप यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जो हाल में ही शामिल हुए हैं उन्हें यहां पर लाल बत्तियां बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो आशंका जताई जा रही थी कि आखिरकार बिल्कुल मनीष, जिस तरह से पीडीएफ को लेकर के एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, देखना है कि अंबिका सोनी इसको लेकर के किस तरह से तालमेल बिठा पाती हैं। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुंबई में आज ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं इसको लेकर के हम अपने संवाददाता दिवाकर के पास सीधे चलते हैं। दिवाकर, आज मुंबई की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ जहां आयुक्त तुकाराम मुंढे के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं बीजेपी सेना के रिश्तों के लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ये साफ कह दिया था पहले ही कि किसी अधिकारी को निशाना बनाना साफ गलत है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि आयुक्त को हटाया जाए क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, नगर सेवकों की बात नहीं सुन रहे हैं, नगर सेवकों से बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में उन्हें हटाया जाना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से साफ कर दिया था और जिस तरह से उन्होंने साफ कर दिया था उस पर कल उन्होंने मुहर लगा दी है और साफ जो अविश्वास प्रस्ताव मुंडे के खिलाफ नवी मुंबई महानगर पालिका में पास हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही साथ जो नवी मुंबई के मेयर हैं सुधाकर सोनवणे से 30 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। जाहिर सी बात है, सुधाकर सोनवणे लगातार लॉबिंग कर रहे थे, उनका कहना था कि जो है वो तैयार हैं आयुक्त बनने के लिए अगर मुंडे को हटाया जाता है तो। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उससे यही सवाल पूछा है कि आखिर एक प्रतिष्ठित पद पर होकर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मुख्यमंत्री का यह फैसला आया है उससे शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में दरार आनी तय है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से तंज कसा था कि अगर मुंडे सिर्फ ईमानदार है बाकी सब चोर हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात के बाद कहीं ना बीजेपी और बिल्कुल दिवाकर, मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इस बार की छठ पूजा में इसका असर दिखाई देगा। तो बीजेपी ने इस मौके पर उत्तर भारतीयों को लुभाने की क्या कोशिश की है? देखिए, एक चीज का संकेत तो साफ है कि शिवसेना और बीजेपी बीएमसी का चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें और बीजेपी की तरफ से कई सांसदों ने आवाज उठाई थी कि इस बार बीजेपी को बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। तो ऐसे में बीएमसी का जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है बीजेपी,
उससे ये पूरी तरह से साफ है। और बीजेपी जानती है कि जो 30 लाख उत्तर भारतीय मतदाता हैं वो जो है किस्मत, किसी भी पार्टी की किस्मत का फैसला करते हैं, और ऐसे में उन्हें अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए उन्हें छठ पूजा से ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि छठ पूजा के दौरान जो है भारी भीड़ इकट्ठा होती है जुहू के बीच चौपाटी पर, जहाँ पे बीजेपी के द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और ऐसे में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इसमें भाग ले रहा है, और खासकर देवेंद्र फडणवीस को ये पता है कि अगर उत्तर भारतीयों से संवाद करने में वो कामयाब हो गए, उनको जो प्रभावित करने में कामयाब हो गए, तो फिर बीजेपी की सरकार बीएमसी में बननी तय है। तो कहीं ना कहीं इसी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और खासकर मुख्यमंत्री जब इकट्ठा वहां पे आएंगे, तो फिर जो संवाद करेंगे उत्तर भारतीयों को, उसका जरूर थोड़ा ना कुछ असर पड़ेगा उत्तर भारतीयों पर, क्योंकि कई उत्तर भारतीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में मुंबई में जो इस बात को कहते आए हैं कि जो है यानी कि जिस तरह से छठ पूजा है उसमें अब चुनावी रंग भी जो है वो देखने को मिलेगा। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खबरों पर जानकारी देने के लिए और मुंबई की खबरों के बारे में बताने के लिए। वहीं अब हम कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पत्रकारों के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया है। ये समारोह बीजेपी के दिल्ली में बने हेडक्वार्टर पर होगा। मोदी लगभग 2500 पत्रकारों से मिलेंगे। इस कार्यक्रम में प्रिंट, टीवी और एजेंसी के पत्रकार शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए एसपीजी सुरक्षा की तैयारियों में लगभग की गई है और बताया जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री भीड़ में एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग एक एक करके पत्रकारों से मिलेंगे और इसके साथ ही सेल्फी के लिए होड़ से बचने के लिए अलग इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर दुख जताने के लिए यूथ कांग्रेस आज कैंडल मार्च निकालेगी। आज पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भिवानी में किया गया है। अंतिम संस्कार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आज दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। संदीप कुमार सीडी कांड में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तेजाब की बिक्री के मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी। सिवान जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर अब और शिकंजा कसेगा। शहाबुद्दीन को हर हाल में सिवान छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि पीड़ित परिवार ने अदालत में गुहार लगाई थी। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एपीआई न्यूज के साथ।